महोदय, महोदया जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस द हिस्ट्री क्लासेस के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का को जो कि 1803 से 1806 ईस्वी को होता है। और इस समय पर हम देखते हैं कि दो गवर्नर जनरल हमें देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा जॉर्ज बार्लो, जो कि 1805 से 1807 तक रहता है, और एक यहाँ पर रहता है कौन, लॉर्ड बेलेस्ली। और बेलेस्ली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है। इन्होंने भैया सहायक संधि में बहुत सारे राज्यों को फंसाया है। तो हम यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। पूरी तरह से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और आखिर तक पूरी हिम्मत के साथ इस वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक मराठा संघ के योग्य सरदारों महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा माधव राव सेकंड और नाना फडणवीस जैसे प्रमुख जो व्यक्ति थे, जो न केवल अच्छे योद्धा थे बल्कि एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ भी थे, इनकी मृत्यु हम देखते हैं। अब इनके स्थान पर कमज़ोर और अयोग्य और लालची किस्म के लोग स्थापित हो गए थे। पेशवा हम बाजीराव सेकंड को देखते हैं, जो कौन थे, जो राघोबा के बेटे थे। और इनके विषय में कहा जाता है कि अयोग्य पिता का अयोग्य बेटा। तो यहाँ पर ये अपने पिता से भी ज़्यादा मराठा साम्राज्य को बर्बाद करने का काम करते हैं बाजीराव सेकंड। और सिंधिया, दौलत राव सिंधिया बहुत ही षड्यंत्रकारी होते हैं, और यहाँ पर सिंधिया और होलकर आपस में ही अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहते हैं और मिलकर कभी भी काम नहीं करते। होलकर में जसवंत राव सिंधिया, और इन्हें ही हम यशवंत राव सिंधिया भी, सॉरी, यशवंत राव होलकर भी कहते हैं। और इस व्यक्ति को कहते हैं मध्य प्रदेश का नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने लगभग ज़्यादातर युद्ध जीते। हालांकि इन्होंने ये अच्छे योद्धा तो थे पर अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे। नागपुर में हम देखते हैं रघुजी भोसले सेकंड। अब पामर कहते हैं कि पामर नाना फडणवीस की मृत्यु पर कहा कि अब मराठों का सयानापन समाप्त हो गया। अब मराठों पर वह उद्दंडता वाला स्वभाव हमें देखने को मिलेगा जो उनके पतन का कारण बनेगा। अब देखिए, पेशवा मराठा संघ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मराठा संघ के सदस्यों में फूट डालने और झगड़े करवाने के लिए तैयार था। पेशवा ने सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के भाई बिठू जी की हत्या कर दी, और इससे क्रुद्ध होकर 1801 ईस्वी में हादसपुर के युद्ध में सिंधिया और पेशवा को पराजित करते हैं कौन, होलकर, और पूना पर नियंत्रण कर लेते हैं। पेशवा के एक रिश्तेदार अमृत राव के पुत्र विनायक राव को अगला पेशवा यहाँ पर बना देता है कौन, यशवंत राव होलकर, जिसे हम जसवंत राव होलकर भी पढ़ रहे हैं। तो भैया यहाँ पर ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ेंगे? कहते हैं ना, अगर आपकी पांचों उंगली बंद है तो वह मुट्ठी बन जाती है, और मुट्ठी ताकतवर से चीज़ को भी तोड़ने में कामयाब रहती है। लेकिन अगर आप किसी को एक मुट्ठी मारोगे तो उसको हो सकता है कि दर्द हो, लेकिन आप किसी व्यक्ति को एक उंगली मारोगे तो उसको क्या दर्द होगा? इसीलिए ज़रूरी है कि उंगलियों का आपस में मिलना और मुट्ठी बनना। तो भैया यहाँ पर जो यशवंत राव होलकर है, ये भैया ये कुछ और ही कर रहे थे, और ये मुट्ठी बनने को तैयार ही नहीं थे। हालांकि यहाँ पर आजकल के समय में जो मुट्ठी है उसका इस्तेमाल दूसरे शब्दों में भी होता भी है। तो देखिए, एडल्ट चीज़ों की तरफ से अगर आपको बचना है तो बच जाइए, क्योंकि इस उम्र में आपका फोकस अपने गोल अचीव करने के लिए होने चाहिए, ना कि मास्टरबेशन करने के लिए और पॉर्न जैसे अडल्ट कंटेंट देखने के लिए। क्योंकि अपन लगभग ज़्यादातर हमारी मेरी या आप लोगों की एज वही 22-23 के आसपास होगी। मेरी अभी 22 चल रही है, तो हम वो बात हम नॉर्मली कर सकते हैं जो हमारे एज ग्रुप में आजकल चल रही है। तो ये मुट्ठी मार वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी बकवास चीज़ों से आप बचकर रहेंगे, और तरह तरह के नशे मार्केट में आ रहे हैं उनसे भी आप बचकर रहेंगे। क्योंकि एक ही तो जन्म मिला है यार, इसको ऐसे जियो कि लोग हमें याद रखें। हमें अय्याशी भी करनी है, लेकिन हमें समय पर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि भैया मौज मस्ती में ही जीवन गुजर जाएगा। ऐसे में फिर जब समय निकल जाता है तब
उम्र भर आदमी पछताता है कि भैया काश पढ़ लिया होता तो सुकून की ज़िंदगी जीता। तो थोड़ा बहुत अपने को सेटल करना है, उसके बाद में थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी मारनी है। ऐसा नहीं है कि अपने को गऊ बनकर मरना है और गऊ बनकर जीना है, ऐसा नहीं है। तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी अपने गोल अचीव करने पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, बसीन की संधि हम देखते हैं। जो पेशवा रहते हैं, पेशवा का पद और पूना को बचाने के लिए पेशवा जो बाजीराव सेकंड रहता है, वह अपने पिता राघोबा की तरह ही बम्बई की शरण में पहुंच जाता है और बेसे इनकी संधि कर लेता है 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। यह एक सहायक संधि होती है और इसके कुछ प्रावधान होते हैं कि कंपनी ने बाजीराव सेकंड को पेशवा का पद और पूना की जागीर दिलवाने में सहायता देना स्वीकार किया। बदले में पेशवा पूना दरबार में अपने खर्च पर एक अंग्रेज रेजिडेंट और कंपनी की रेजिडेंट रखने को तैयार हो जाता है। और रेजिडेंट राजनीतिक अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो होते हैं यहाँ पर। रेजिमेंट की बात करें तो रेजिमेंट जो होती है वह सैनिक टुकड़ी होती है। तो रेजिडेंट और रेजिमेंट दोनों में आपको ध्यान रखना होगा। हम देखते हैं ना कि गोरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इस तरह से हम बात करते हैं। तो जो रेजिमेंट होती है वह पूरी सैनिक टुकड़ी होती है और जो रेजिडेंट होता है ना वह राजनीतिक अधिकारी होता है। जो अंग्रेज अधिकारी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता था, जो किसी राजा के दरबार में रहकर वहाँ की गुप्त जानकारियाँ यहाँ पर देता था अंग्रेजों को और फिर यह उनका लाभ उठाकर उस राज्य को अपने राज्य में मिलाने के षड्यंत्र रचने लगते थे। अब देखिए, इसकी अन्य संधि है कि पेशवा विदेश नीति का संचालन कंपनी की सलाह पर करेगा। कंपनी को सूरत नगर, गुजरात का क्षेत्र तथा नर्मदा और तापी के बीच के क्षेत्र प्राप्त होंगे। तो एक प्रकार से इन्होंने उपजाऊ क्षेत्र और जो बंदरगाह क्षेत्र है वो छीन लिए किनसे? मराठों से। अब इस समय गवर्नर जनरल बेलेजली था और इसका छोटा भाई था आर्थर बेलेजली। आर्थर बेलेजली बसीन की संधि पर कहता है कि बसीन की संधि एक बेकार आदमी से की गई संधि है। वहीं पर सिडनी ओवेन ने संधि पर कहा कि संधि के बाद प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भारत का राज्य कंपनी को प्राप्त हो गया है और यहाँ पर से ये पूरी तरह से तय हो जाता है कि मराठा साम्राज्य अब समाप्त हो गया है और अब उसका स्थान लेंगे अंग्रेज, ब्रिटिश साम्राज्य। बी आर सरदेसाई इस संधि पर कहते हैं कि इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्र को समाप्त कर दिया और यहाँ पर से मराठा साम्राज्य के पतन के क्रम हमें देखने को मिलते हैं। बसीन की संधि के महत्व की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 1802 को यह संधि हुई है और इस संधि का एक व्यक्ति की गई संधि न होकर मराठा संघ से की गई संधि थी। क्यों? क्योंकि जो बाजीराव सेकंड था, जो पेशवा था, वह मराठा संघ का प्रमुख था। आपने मराठा से ही संधि कर ली जो कि सबसे ताकतवर है, तो फिर अन्य सरदारों को मनाने या फिर उन्हें डराने में आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर संघ से की गई संधि थी जिसके माध्यम से कंपनी को मराठा संघ में हस्तक्षेप करने का और मराठा संघ पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार मिल जाता है। इस संधि की शर्तों से असंतुष्ट होकर पेशवा ने मराठा संघ को युद्ध के लिए उकसाया। ठीक है, अब एक तो भैया इन्होंने अपना पद पाने के लिए संधि कर ली। बाद में जब इनको लगा कि भाई संधि मैंने गलत कर लिया, हो सकता है कि मैं भांग खा के गया था या हो सकता है कि मैंने किसी को रास्ते में देख लिया हो, इसलिए मैं अंधा हो गया था और मैंने ऐसी संधि कर ली। तो यहाँ पर बाजीराव सेकंड को बाद में रियलाइज़ होता है कि भैया मैंने गलती कर दी। तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और अपने जो सहयोगी रहते हैं मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ आदि, भोसले भी, तो वो कहते हैं कि भैया गलती तो हो ही गई यार, अब आ जाओ यार, देख लेते हैं अपन इनको, वरना ये तो पूरे सर पे ही चढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस संधि से असंतुष्ट होकर ये मराठा संघ को उकसाते हैं और अगस्त 1803 में मराठा संघ ने कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि इनमें एकता का अभाव नहीं था। बाजीराव सेकंड अपने हितों के लिए यहाँ पर इनको उकसवा कर युद्ध लड़ रहे थे। होलकर और सिंधिया दोनों में ही विवाद था और दोनों आपस में झगड़ रहे थे। बड़ौदा के गायकवाड़ पहले ही हम देख रहे हैं कि वह जो मराठा हैं उनके किसी भी युद्ध से वह पहले ही तटस्थ हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बेलेजली ने मराठों के विरुद्ध, जो आर्थर बेलेजली है, बेलेजली का छोटा भाई
तथा लॉर्ड लेक के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध सेना भेजी। सितंबर 1803 ईस्वी में आर्थर बैलेजली ने असाई के युद्ध में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। नवंबर 1803 ईस्वी में आर्थर बैलेजली ने अरे गांव के युद्ध में भोसले को पराजित किया। किसको? भोसले को। अब दिसंबर 1803 ईस्वी में पराजित भोसले के साथ कौन सी संधि होती है? तो वह देवगांव की संधि होती है। देवगांव की संधि एक सहायक संधि थी और सितंबर 1803 ईस्वी में हम देखते हैं कि दिल्ली का युद्ध होता है सिंधिया के साथ में। नवंबर 1803 में लसवारी का युद्ध होता है और दिसंबर 1803 में सूजी अर्जनगांव का युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद में सिंधिया हो जाते हैं भैया कमज़ोर और फिर सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में होती है संधि। किनके बीच में? सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में होती है संधि। जनवरी 1806 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो आता है। ठीक है, बार्लो के साथ होलकर ने राजपुर घाट की संधि की और यह भी एक सहायक संधि थी और इसके तहत चंबल के आसपास क्षेत्र कंपनी को मिले। होलकर ने बूंदी, टोंक व रामपुर जैसी रियासतों पर अपना अधिकार त्याग दिया और इस संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 3 गवर्नर जनरल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैंने भैया 2 कह दिया था इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, 3 हमको मिलते हैं। तीसरा जो दूसरा है भैया वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए यहाँ पर मैं समझ नहीं पाया था। देखिए, बैलेजली आता है 1798 से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, अब बैलेजली के बाद में आता है कार्नवालिस 1805। कार्नवालिस हम देखते हैं कि कार्नवालिस पहले भी आ चुका है और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कर चुका है। कब? तकरीबन 1784 के आसपास ये आता है और वही 92 के आसपास तक ये रहता है। तो यहाँ पर कार्नवालिस जो रहता है, कार्नवालिस को फिर से बुलाया जाता है लेकिन कार्नवालिस की उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के आसपास मृत्यु हो जाती है तो उसको इसी क्षेत्र में दफनाया जाता है। तो ये एकमात्र गवर्नर जनरल है अंग्रेजों का जिसकी मृत्यु भारत में हो रही है और भारत में ही उसे दफनाया जा रहा है। किसको? कार्नवालिस को। जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक अगला गवर्नर जनरल हमें देखने को मिलता है। हालांकि जॉर्ज वार्लो के समय पर मराठा और अंग्रेजों का युद्ध एक प्रकार से समाप्ति की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर 3 गवर्नर जनरल आपको ध्यान रखने हैं और इस समय पर हम देखते हैं कि जो इनके जो छत्रपति हैं वो कौन है। तो अब ये आपको बताना है कि इनके छत्रपति इस समय पर कौन है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में यह बता चुका हूँ और अगर आप पढ़कर आए हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से पहले जब आप पढ़ेंगे घटनाओं को मराठा इतिहास की तब आपको पता लगेगा, क्योंकि मैं सब कुछ बता कर आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है उसको ब्रीफ में समझते हैं। तो बसीन या बेसिन की संधि इस युद्ध का कारण बनती है। बाजीराव सेकंड अपने पद प्राप्ति के लिए हम देखते हैं कि होलकर आक्रमण करता है और उन्हें गद्दी से हटाकर किसी और को, जो अमृत राव है, जो कि बाजीराव सेकंड का रिश्तेदार है, अमृत राव के बेटे को अगला पेशवा नियुक्त कर देता है। अब इससे जो बाजीराव सेकंड है वो सोचता है कि भाई मैं पेशवा रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो मुंबई के गवर्नर के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है और 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में एक संधि करता है जो कि एक प्रकार से सहायक संधि होती है और ये एक बहुत बड़ी भूल होती है। किसकी? बाजीराव सेकंड की। अब बाजीराव सेकंड को जब लगता है कि भाई मुझसे गलती हो गई तो 1803 के आसपास वह अपने सभी सरदारों को एकजुट करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और फिर युद्ध यहाँ पर शुरू होता है। आर्थर बैलेजली और लॉर्ड लेक यहाँ पर इनके नेतृत्व में सेनाएं युद्ध लड़ने जाती है और सितंबर 1803 असाई का युद्ध होता है जिसमें सिंधिया और भोसले हारते हैं। नवंबर 1803 अरेगांव का युद्ध, इसमें हम देखते हैं कि दिसंबर 1803 में देवगांव का युद्ध होता है और भोसले इसमें पराजित होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंधिया 1803 सितंबर 1803 में दिल्ली के युद्ध में हारते हैं। नवंबर 1803 में लासबारी के युद्ध में हारते हैं
और दिसंबर 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जनगांव की संधि यहाँ पर होती है। और फिर राजपुर घाट की संधि हम इनके साथ में देखते हैं। ठीक है, राजपुर घाट की संधि कब होती है? 1806 ईस्वी में। और ये किसके साथ होती है? ये होती है होल्कर के साथ। और इस समय पर गवर्नर जनरल होता है जॉर्ज बॉर्लो। तो यहाँ पर जो सेकंड आंग्ल मराठा वॉर है, ये हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें सभी स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। हालांकि ज़्यादा और बेहतर तरीके से मैं वीडियो को बनाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो को और बेहतर तरीके से नहीं बना पाया। तो मुझे उम्मीद है कि तब भी आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी और आप चीज़ों को समझेंगे। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों को सिखाने का श्रेष्ठ तरीका उनकी चाह का पता लगाकर उन्हें वही करने देना। ये बात सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होती, हम और आप पर भी लागू होती है। अगर आप अपने पसंद का काम करते हैं तो आपको और भी मज़ा आता है। जैसे इस उम्र में जब आप 23-24 या फिर 20 साल से लेकर, आजकल तो ट्रेंड बहुत पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन नॉर्मली आप जब 20 से 25 के बीच में होते हैं तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो जब आप किसी लड़की या किसी लड़के से बात करते हैं तो अगर वो आपको पसंद है तो आपको पता ही नहीं लगता कि कब बात ख़त्म हो गई, कब शुरू हो गई। आप रात रात भर, कभी ऐसा होता था कि आप 10 बजे के बाद भी अगर आप जाग ले रहे हैं तो आपको उल्टी हो जाती थी। आपके लिए एक अजूबा होता था कि भैया मैं रात भर जाग गया हूँ, और ज़िंदगी में शायद आप 1-2 दिन ही कभी जागे रहे हों। लेकिन अब आप आधी आधी रात भर उससे बात कर रहे हैं, और बहुत ही कभी आपको बात करना ही नहीं आता था, और आज आप है कि आपका मुँह ही बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अपने पसंदीदा इंसान से बात कर रहे हैं। अब वो भले ही ज़िंदगी भर बना रहे या ना बना रहे, लेकिन उस टाइम पर तो वो आपका पसंदीदा इंसान है। इसी तरह से जब आप अपने पसंदीदा काम को करते हैं तो उस काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें खुद ब खुद मोटिवेशन आपका बनते रहता है। क्यों? क्योंकि आपको वो काम पसंद है और वो करने में आपको मज़ा आता है। और धीरे धीरे जब आप उसको लगातार करते रहते हैं उस काम को, तो फिर आप उसमें और भी बेहतर होते हैं और फिर आपको और मज़ा आता है। तो भैया वही काम कीजिए जो आपको पसंद है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आपकी पसंद आपके लिए सही भी होनी चाहिए। कई बार आपकी पसंद आपको लगता है कि आपके लिए सही है, लेकिन वो सही नहीं होती। इसलिए ज़रूर ये ध्यान देना चाहिए कि आप जिस काम को पसंद करते हैं वो आपके लिए सही है या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।